हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ उमंग लाटा। मैं आप सभी का विद्या भारती की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन फर्स्ट अपना चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर इज सॉलिड स्टेट, बोलते हैं ठोस अवस्था। तो आपने 11th के अंदर पदार्थ के 3 अवस्थाओं के बारे में बेसिकली पढ़ा होगा। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। तो बेसिकली जो गैस होता है वो तो अपन ने 11th में पढ़ ली, और जो लिक्विड होता है वो अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन ये जो ठोस है, सॉलिड है, वो अपन यहाँ पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सॉलिड होता क्या है? व्हाट इज द सॉलिड? सॉलिड एक्चुअली एक पदार्थ की अवस्था है जो जिसका आकार, जिसका आयतन तथा जिसका द्रव्यमान निश्चित होता है, वो चेंज नहीं होता। आप उसको किसी भी बर्तन में डालो, पार्टिकल उसमें पॉट में डालो, वो सेम वैसा ही रहेगा। जैसे बर्फ का एग्जांपल ले लीजिए, बर्फ को गिलास में डालो, टोपी में डालो, बॉल में डालो, सेम वही रहता है। सो लाइकवाइज, सो यहाँ पे ठोस को अपन परिभाषित कर सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका द्रव्यमान, बोले तो मास, एन से डिनोट करते हैं ना, द्रव्यमान, आयतन, वॉल्यूम नोटेड बाय वी, एंड आकार, शेप निश्चित होती है, कांस्टेंट रहती है, चाहे आप किसी में भी डालो। इसी तरह से अपन द्रव की भी परिभाषा दे सकते हैं। द्रव की क्या परिभाषा रहती है कि उसका क्या रहता है? द्रव्यमान निश्चित रहेगा, आयतन निश्चित रहेगा, डिपेंड नहीं करेगा, बट उसकी जो शेप है वो चेंज रहती है। चेंज कैसे होती है? ग्लास में डालो, ग्लास के अकॉर्डिंग, बॉल में डालो, बॉल के अकॉर्डिंग। सेम ऐसे ही गैस की शेप, गैस का तो आयतन भी, सिर्फ उसका द्रव्यमान निश्चित रहता है, आयतन और शेप निश्चित नहीं रहती। देखो क्योंकि, अच्छा क्यों निश्चित नहीं रहती वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। पदार्थ की अवस्था कैसे कैसे होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, वो कैसे प्रभावित होती है, कैसे चेंज होती है, अपन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। ये आप डेफिनेशन लिख लीजिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसका द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित रहता है, ठोस कहलाता है। ओके, सो स्क्रीनशॉट मारो। ओके, सो चलिए अब इसके बाद में आते हैं ठोसों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म या फिर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहले उनको पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ठोस क्या होता है या कैसे होता है, उसकी अवस्था, द्रव की अवस्था कैसे होती है, एंड गैस की अवस्था कैसे होती है। तो मैं बेसिकली एक एग्जांपल लेता हूँ पानी का। ठीक है, अपन पानी का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि पानी देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ होता है। ठीक है, 0 to 100 पे पानी रहता है, एंड 100 से ऊपर वो बॉयल होता है तो वो वेपर हो जाता है, वाष्प बन जाता है, गैसीय अवस्था में आ जाता है। सो अपन ऐसे देख सकते हैं, ये मैंने पात्र ले लिया, उसके अंदर बर्फ है। तो बर्फ जो होती है ना, देखो बर्फ के अंदर, ठोस के अंदर उसके जो कण होते हैं ना, अवयवी कण, परमाणु, अणु, ठीक है, बहुत पास पास रहते हैं। एक नियमित व्यवस्था होती है उनकी, एकदम बहुत पास पास। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्थिति। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे ठोस अवस्था। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट, यानी कि द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड वन इज गैस स्टेट। गैस स्टेट क्या होता है? अब देखो, डिफरेंशिएट करो, पदार्थ के जो कण हैं या अवयवी कण हैं, अणु परमाणु हैं, जो ठोस के अंदर एकदम पास पास स्थित है, द्रव के अंदर थोड़े से दूर है, और जो अपनी गैस है उसके अंदर दूरी बढ़ गई।
अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों हुआ? तो बेसिकली होता क्या है, पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करने के लिए दो कारक जरूरी होते हैं। पहला तो होता है अंतराण्विक बल, और दूसरा होता है ऊष्मीय ऊर्जा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा हिंदी की टर्मिनोलॉजी के साथ साथ में इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी ध्यान रखें। अंतराण्विक बलों को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। बिकॉज क्या होता है, आगे चलकर आप जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, नीट जेई, तो उसमें कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जिनमें सीधा इंग्लिश की टर्म यूज होती है। हिंदी के क्वेश्चन में भी सीधी सीधे लिख देते हैं, तो वहां पे अगर आपको पता नहीं होगा तो कैसे आप क्वेश्चन कर पाओगे। और वहां पे एक क्वेश्चन जाना मतलब सीधे के सीधे 5 नंबर जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। कैसे होता है देखिए, कैसे कारक प्रभावित करते हैं अंतराण्विक बल और ऊष्मीय ऊर्जा। देखो, अंतराण्विक बल की प्रकृति होती है अट्रैक्शन की, मतलब आकर्षी प्रकृति का बल होता है जो अणुओं को एक दूसरे के पास लाता है, बांधे रखता है आपस में। तो बेसिकली अपन यहाँ पे देखें, ये अंतराण्विक बल एक दूसरे को पास खींचेगा, मतलब दो अणु जैसे यहाँ है तो एक दूसरे को पास खींचेगा, ठीक है, ठोसों के अंदर, इवन तो ठोसों में, इवन तो द्रव में, और इवन गैस में, सब में खींचता है। लेकिन ये जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है ना, ये इस अंतराण्विक बल इंट्रामोलिकुलर फोर्स के रिवर्स काम करती है, ठीक है। ये पास लाएगा तो ये दूर खींचेगा, ये दूर कर, ये अपोजिट लगेगा, ठीक है, ये अपोजिट लगेगा। ऊष्मीय ऊर्जा अपोजिट लगेगी, इंट्रामोलिकुलर फोर्स अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब पदार्थ की अवस्था पर टेम्परेचर का कैसे प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, और अंतराण्विक बल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी और अंतराण्विक बल कम होगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में, तो ठोस के जो अणु हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठोस के अणु दूर दूर जाएंगे, ठीक है, तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, मतलब सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। दैट्स व्हाई ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ती है और अंतराण्विक बल कम होता है, ठीक है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ठोस का कि उसके अंदर अत्यधिक अंतराण्विक बल, हाईएस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्स एंड बहुत कम ऊष्मीय ऊर्जा पाई जाती है, जिसके कारण वो ठोस अवस्था हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, चलो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, अपन बर्फ का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर था, ठीक है। अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये पानी हो गया, ये बर्फ जो थी ये पानी हो गया। एज एग्जांपल अपन पानी के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रहेगा, ठीक है, द्रव, ठीक है। अब जब तुम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी कि द्रव में टेम्परेचर को और बढ़ाओगे, उसको और बॉयल करोगे, तो क्या होगा, फलस्वरूप रिजल्टेंट क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा और बढ़ेगी, ओके, एंड देन अंतराण्विक बल क्या होगा, कम होगा, ऑब्वियसली बात है, बताया मैंने, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ऑन द 100 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव दिस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पदार्थ के अणु और दूर दूर हो जाएंगे, और वो जो स्टेट है पानी की वो किसमें चेंज हो जाएगी, वेपर में। तो ऐसे होता है, ठीक है। अपन को सीधा सा दिमाग में फंडा रखना है, अंतराण्विक बल अणुओं को बांधे रखता है, ऊष्मीय ऊर्जा एक दूसरे से दूर तक जाती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी, पदार्थ के अणु दूर दूर जाएंगे, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स डिक्रीज होगा, सो दैट्स व्हाई सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ओके। सो आया समझ में, जहां भी दिक्कत आए रोको, पॉज करो, अगेन देखो, ठीक है। तो ये आप इसका लिख लो या स्क्रीनशॉट मार लो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे ठोसों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है। अपन ने डिफरेंशिएट कर लिया, ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होता है, गैस क्या होती है। अब अपन थोड़ा सा ठोसों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म की बात करेंगे, ये इस चैप्टर की जनरल स्टडी चल रही है, ठीक है। सो ठोसों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म, ठोसों के अभिलाक्षणिक
गुणधर्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड। चलिए, तो पहला क्या बताया था मैंने डेफिनेशन के अंदर? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार, आयतन तथा द्रव्यमान निश्चित रहता है, क्या कहलाती है? ठोस। तो वही आ जाएगा पहला तो कि ठोस दृढ़ होते हैं। दृढ़ होते हैं मतलब कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है? रिजिड, दृढ़ को इंग्लिश में रिजिड बोलते हैं, ठीक है? प्लस उनका जो आकार है एंड वह उनका जो द्रव्यमान है वो क्या रहता है? निश्चित। वो क्या रहता है? निश्चित रहता है, ठीक है? दूसरा, ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। आयतन भी निश्चित होता है। मैंने बताया था कि ठोस जो होते हैं ना, वो किसी भी पात्र में रखो आप, उनका आयतन जो होता है वो डिपेंड नहीं करता कौन से पात्र में उसे रख रहे हो, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है? तीसरा क्या है भाई? तीसरा मैंने बताया था कि इनके अंदर अत्यधिक अंतराण्विक बल पाया जाता है। अंतराण्विक बल अत्यधिक होता है तथा जो अंतराण्विक दूरियां होती हैं, अंतराण्विक दूरियां होती है वो कम होती है। अंतराण्विक दूरियां होती है वो कम होती है। अब अंतराण्विक दूरियां क्या बता है? थोड़ा सा देखो फटाफट। देखो, जैसे ये दो अणु हैं, ये दो अणु के ये ठोस की अवस्था है, यहाँ पे बहुत सारे अणु हैं, ठीक है? अब देखो, जब इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा आईएफ, तो उसके अंदर क्या होगा? एक दूसरे अणु को एक दूसरे की ओर खींचेगा, तो एक दूसरे के पास जाएंगे तो दूरियां बढ़ती है कि घटती है? ऑब्वियसली घटती है। तो दैट्स व्हाई अंतराण्विक दूरियां इसके अंदर क्या होती हैं? कम होती है। अंतराण्विक दूरी बोले तो अणुओं के बीच की दूरी, अंतराण्विक फोर्स बोले तो, अंतराण्विक बल बोले तो अणुओं के बीच लगने वाला बल। ओके, सो फोर्थ क्या है? इनमें विसरण का गुण बहुत कम होता है। विसरण का गुण बहुत कम होता है। विसरण बोले तो पढ़ा था ना 11th क्लास में, गैसों का विसरण, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। विसरण क्या होता है? पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना, पदार्थ के अणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना। तो सॉलिड है बेसिकली, तो उसके अणु आपस में पास रहते हैं, तो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल बहुत कम रहेगी। मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल क्या रहेगी? कम रहेगी। ओके, सो ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है? गैसेस के अंदर जो पदार्थों का विसरण होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कम रहता है। दैट्स व्हाई जो दूरियां होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इजीली डिफ्यूजन होता है उनके अंदर, ठीक है? आसानी से वो ट्रांसफर होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तो ये स्क्रीनशॉट मार लो अकॉर्डिंग टू यू, है ना? ठीक है। सो अब अपन बात करेंगे कुछ और इसके गुणधर्म 2-3 हैं, वो अपन देख लेते हैं। ठोसों के अंदर बेटा जो संपीड्यता का गुण है ना, वो बहुत कम होता है, ठीक है? 5 नंबर था अपना। ठोसों के अंदर संपीड्यता का गुण बहुत कम होता है, बोले तो ये असंपीडनशील होते हैं। अब ये क्या बता है? असंपीडनशील क्या होते हैं? असंपीडनशील बोले तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। जैसे ये एक सॉलिड है, ठीक है? इसको कंप्रेस करते हो
तो क्या ये कंप्रेस होता है, क्या ये दबता है, क्या इसकी सतह नीचे धंसी, नहीं धंसी ना, दैट्स वाई, इसीलिए बोलते हैं कि इनमें कंप्रेसिबिलिटी का गुण नहीं होता, ये असंपीड़नशील होते हैं। ठीक है, छठवां जो गुणधर्म आता है वो है ठोसों का घनत्व ज्यादा होता है या अत्यधिक होता है। ठोसों का जो घनत्व होता है अत्यधिक होता है। क्यों घनत्व अत्यधिक होता है? घनत्व अत्यधिक क्यों होता है? मैंने क्या बोला था? अच्छा, कंपेयर करवाया था मैंने ठोस, जैसे सपोज ये बर्फ है, ठीक है, और ये क्या है? पानी है। बर्फ चेंज हुई पानी में। अब कॉमन सेंस से बताओ, आयतन किसका ज्यादा है? बर्फ का ज्यादा है कि पानी का ज्यादा है? ऑब्वियसली पानी का ज्यादा है। ठीक है, तो और घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ रखा है 11th में, केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। घनत्व डेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, डेंसिटी डिनोटेड बाय V इज इक्वल टू m अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। मास बोले तो द्रव्यमान, वॉल्यूम बोले तो आयतन, यानी कि प्रति एकांक आयतन के अंदर उपस्थित वस्तु का द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व। तो यहाँ से देखो, मैथ्स पढ़ी है तो मैथ्स के अंदर देखो क्या होता है, d यहाँ से हमको दिख रहा है, अगर मास कांस्टेंट रखें तो क्या रिलेशन बन रहा है? d इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, दैट्स व्हाई अगर आयतन ज्यादा होगा तो क्या होगा? घनत्व ऑटोमेटिक ज्यादा ही होगा। जब ये कम होता है तो ये ज्यादा, जब ये कम तो ये ज्यादा। ऑब्वियसली तो यहाँ देखो ठोसों का क्या है? आयतन कम, तो घनत्व क्या है? ज्यादा। ऐसा, ठीक है। सो रिलेट करो, पीछे की क्लासेस से आपको चीजें रिलेट करने की कोशिश करोगे ना तो समझ में आएगा। अगर रिलेट नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है। रटाफिकेशन इज नॉट ओके। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ गुणधर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जो सॉलिड होते हैं ना, उनके अंदर पदार्थ के अणु एक निश्चित व्यवस्था में रहते हैं, पास पास रहते हैं, लेकिन वो अपनी माध्य दूरियां, अब ये माध्य दूरी क्या है? अपनी माध्य दूरियों के इर्द गिर्द कंपनशील रहते हैं। ठीक है, माध्य दूरी बोले तो दो अणुओं के बीच की दूरी का या औसत दूरी बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है, अणुओं के बीच की औसत दूरी, माध्य दूरी, ठीक है, उसके इर्द गिर्द कंपनशील रहते हैं। महसूस नहीं होता बट कंपनशील रहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि इनकी अणुओं की निश्चित व्यवस्था रहती है, अणु निश्चित व्यवस्था में रहते हैं, अणु निश्चित व्यवस्था में रहते हैं और अपनी माध्य दूरी के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। नेक्स्ट, एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप मेरे को बताओ कि आप सभी ने गलनांक, क्वथनांक के बारे में सुना होगा, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं लोग कि गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट और व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, ये पॉइंट वो होते हैं, टेम्परेचर की पॉइंट है जिसमें क्या होता है, सॉलिड जो होता है ना वो लिक्विड में चेंज होता है, और जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होता है। ठीक है, तो जो सॉलिड लिक्विड में टेम्परेचर के जिस पॉइंट पर चेंज हुआ, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हिंदी में बोले तो गलनांक। ठीक है, मतलब तापमान का वह मान जिस पे ठोस द्रव्य में बदलता है गलनांक कहलाता है। हिंदी में नाम से पता चल रहा है, गलन, गलना मतलब ठोस का द्रव में बदलना, बर्फ का पिघलना, जिस पॉइंट पे पिघली क्या होगा उसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, पानी वाष्प में बदलेगा, जिस पॉइंट पे बदलेगा वो क्या होगा उसका क्वथनांक। अब यहाँ पे नाम से पता नहीं चलता। ठीक है, तो इंग्लिश में याद कर लो, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल करना, जिस पॉइंट पे बॉइल होना शुरू हो जाएगा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। जल के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट कितना 0 डिग्री, ठीक है। गलना 0 डिग्री एंड ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये थोड़ा सा अपन को याद रखना है। तो ये हुए ठोसों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। अब अपन अगली क्लास में बात करेंगे ठोसों के प्रकारों के बारे में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में